नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। अपने एक सीरीज लेके आए थे और उस सीरीज का नाम था राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10 की पुस्तक पे अपने बात कर रहे थे और अपने पहले चैप्टर पे बात चल रही थी। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाने के लिए आज लेके आया हूँ पार्ट 2, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना स्टार्टिंग टाइटल है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति, हर्षवर्धन की मृत्यु। हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है? 647 ईस्वी में। इस हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जो भारत था, उत्तरी भारत, छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया? स्थापित हो गया। इन्हीं छोटे छोटे राज्यों में क्या है? नए राजवंश उभर के आए, जिन्हें क्या कहा गया? राजपूत राजवंश या राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास राजपूत राजवंशों का इतिहास है। कौन सा इतिहास? पूर्व मध्यकालीन, यानी मध्यकाल से पहले का जो इतिहास है किसका है? राजपूत राजवंशों का इतिहास है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? राजपूत काल कहा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे यानी राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक पर इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी से के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का जो समय है क्या कहलाता है? राजपूत युग कहलाता है। पूछ ले, राजपूत युग का समय क्या है? 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के बीच का समय किसका है? राजपूतों का है। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? राजपूत युग। कहता कौन है? प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ कहता है। अब अपना जो प्रश्न है वो है राजपूत कौन थे? विद्वान इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित करते हैं, किंतु सर्वमान्य, पूरी तरह सर्वमान्य ऐसा कोई मत नहीं है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान के इतिहासकार, राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में व्यापक रूप से इसका क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। जैसे बात करें चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में, बाण भट्ट के हर्ष चरित्र और कादंबरी में। बाण भट्ट की कौन सी रचना? हर्ष चरित्र। दूसरी कौन सी? कादंबरी। अर्थशास्त्र किसकी? चाणक्य की। कालिदास ने क्या लिखे? नाटक। इन नाटकों में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? राजपूत शब्द का प्रयोग। ऐसा कहता कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चीनी यात्री ह्वेनसांग। कौन सा यात्री? चीनी यात्री। नाम क्या? ह्वेनसांग। किसके समय भारत आया? हर्षवर्धन के समय। राजाओं को कहीं क्षत्रिय तो कहीं क्या लिखता है? राजपूत लिखता है। राजाओं को क्या लिख रहा है? क्षत्रिय और राजपूत। ह्वेनसांग की जो रचना थी उसका नाम था सियुकी की रचना किसने की थी? ह्वेनसांग ने। किसके समय भारत की यात्रा कर रहा है? हर्षवर्धन के समय। राजाओं को क्या लिख रहा है? क्षत्रिय और राजपूत। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया है। यानी राजपुत्र शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन राजपूत शब्द मुसलमानों के आवागमन के बाद में प्रचलन में आया। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। तो वैदिक आर्यों की संतान, राजपूतों को किसकी संतान माना गया है? वैदिक आर्यों की संतान। मानने वाला व्यक्ति कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। साथ में कौन? सीवी वैद्य।
दोनों राजपूतों को क्या बताते हैं? आर्यों की, वैदिक आर्यों की संतान बताते हैं। कथा अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की क्या है? प्राचीन क्षत्रियों की तरह क्या है? असव और अस्त्र की क्या करते थे? पूजा। जैसे प्राचीन क्षत्रिय घोड़े और हथियारों की पूजा करते थे, उसी प्रकार से राजपूत भी किसकी पूजा करते हैं? असव और अस्त्रों की पूजा। यज्ञ बलि पर भी इनका क्या था? विश्वास। यज्ञ और बलि पर क्या करते हैं? विश्वास। जैसे प्राचीन आर्य विश्वास करते थे, उसी प्रकार राजपूत भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। आगे है अग्निकुंड से उत्पन्न। अब अग्निकुंड का मत किसने दिया? चंद्रबरदाई। क्या नाम आया? चंद्रबरदाई। कहाँ के शासक? अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? दरबारी विद्वान। कौन? चंद्रबरदाई। कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बता दी? अग्निकुंड से बता दी। इसमें लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले ऋषि जैसे विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य, अन्य ऋषियों ने धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस क्या कर देते थे? अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इससे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से कितने योद्धा उत्पन्न किए? प्रारंभ में 3 योद्धा। कौन कौन से? परमार, चालुक्य, प्रतिहार। चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा नहीं कर पाए, रक्षा करने में असमर्थ थे, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया। और वो चौथा योद्धा कौन था? चौहान था। और ये तीनों, इन तीनों से क्या था? ताकतवर था। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई है। किसने कहा? चंद्रबरदाई ने कहा। कौन सा मत दिया है? अग्निकुंड का। किसका? दरबारी पृथ्वीराज तृतीय का। कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो। कौन से 4 योद्धा उत्पन्न हुए? परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, प्राचीन आदिवासी भील, मीणा या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हुण, युचि आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा क्या किया गया? शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया है। बौद्ध धर्म बौद्ध बन गए थे जो क्षत्रिय। प्राचीन भील थे, मीणा थे, शक, युण, युचि, यज्ञ, इनको यज्ञ के द्वारा क्या किया गया? इनका शुद्धिकरण किया गया है। उसके बाद में है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। किससे उत्पत्ति? ब्राह्मणों से उत्पत्ति। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गोहिलों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। गोहिलों की उत्पत्ति किससे बता रहा है? नागर ब्राह्मणों से। बताने वाला व्यक्ति कौन? D.R. भंडारकर। राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करता है। कौन से शिलालेख का? बिजोलिया शिलालेख का। सोमेश्वर चौहान का है, 1170 ईस्वी का है, जिसमें वासुदेव चौहान, चौहान वंश का संस्थापक, वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। किसको? वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारियों को, यानी चौहानों को। इसके अतिरिक्त राजशेखर ब्राह्मण विवाह का अवंती सुंदरी के साथ होना चौहान ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का क्या है? अकाट्य प्रमाण, जिसे कोई काट नहीं सकता। उसके बाद में है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताते हैं। पहले गुहिलों को नागर जाति का ब्राह्मण किसने बताया? D.R. भंडारकर ने। फिर गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि ये जो गुहिलोत है
नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त के क्या है, वंशज है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया। जयदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा, गीत गोविंद, और इसकी टीका किसने लिखी, महाराणा कुंभा ने। और महाराणा कुंभा ने इस टीका में स्वीकार किया कि गहलोत नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की क्या है, संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार जैसे दशरथ शर्मा इस मत को क्या है, स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे, इस कारण यह भ्रम हो जाता था, राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित क्या करते हैं, खंडन करते हैं। उसके बाद है विदेशियों की संतान। बताने वाला व्यक्ति कौन, कर्नल जेम्स टोड। राजपूत शक तथा सीथियन जाति के क्या है, वंशज है। राजपूतों को किसका वंशज बता दिया, शक व सीथियन का। बताने वाला व्यक्ति कौन, कर्नल जेम्स टोड। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को क्या किया है, स्वीकार किया है, लेकिन इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का क्या किया है, प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में कहाँ आ गई, भारत आ गई। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। यानी इनका क्या किया गया, शुद्धिकरण किया गया, पवित्रीकरण किया गया। किसके द्वारा, अग्नि संस्कार के द्वारा। कौन कह रहा है, कर्नल जेम्स टोड। किसकी संतान बताता है, शक और सीथियन जाति की संतान बताता है, राजपूतों को। टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क भी दिया है। क्या तर्क दिया है, टोड कहता है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हुणों से मिलते हैं। जो रीति रिवाज है किससे मिलते हैं, शक, सीथियन और हुणों से। अश्व पूजा, घोड़े की पूजा, अश्वमेध यज्ञ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि शक और सीथियन दोनों जातियों में एक समान था। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने राजपूत जाति 8वीं व 9वीं शताब्दी में क्या है, अचानक प्रकट हुई। और ये किसकी संतान है, हुणों की संतान। शक सीथियन की किसने बताया, कर्नल जेम्स टोड ने। हुणों की किसने बता दिया, स्मिथ ने। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी बताया ही नहीं। इसके विपरीत ये अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी क्या है, अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में क्या थे, प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत के वैदिक काल से क्या है, प्रचलित है। पूछ रहे सूर्य की पूजा भारत में कब से प्रचलित है, वैदिक काल से प्रचलित है। अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ से पहले से ही ज्ञात होता है, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उसके बाद उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच क्या है, मतभेद है। विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई, स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को क्या है, अपना लिया। हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो, क्या नाम आया है, डॉक्टर कानूनगो ने अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य तथा चंद्रमा की उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य के इतिहास में इन्होंने महाकाव्य के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। उसके बाद है राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंशों का क्या है, परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले गुहिल वंश। इस वंश के प्रतापी शासक उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। गुहिल वंश की उत्पत्ति, मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। जैसे अबुल फजल ने इन्हें
ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताया है। अब आपसे पूछ ले कि ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित गुहिल वंश को किसने बताया? अबुल फजल ने। कर्नल टोड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। नैन्सी, मोहनोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने को का मत क्या है? प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। शासन कब स्थापित किया? 566 ईस्वी में। किसने? गुहिल ने। किसके अनुसार? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। नौशेखा से संबंधित किसने बताया? अबुल फजल ने। कर्नल टोड ने किससे संबंधित बताया? वल्लभी के शासकों से। ब्राह्मण मत किसने दिया? गुहिलों से संबंधित मोहनोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन बना है? बप्पा। तो बप्पा रावल का समय है 1734 से 1753 ईस्वी। राज प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बप्पा की राजधानी कौन सी? नागदा। सबसे पहली गुहिलों की राजधानी नागदा किसने बनाया? बप्पा ने। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिस मंदिर का क्या करवा दिया? निर्माण। कहाँ पे? कैलाशपुरी में। कौन सा मंदिर? एकलिंग जी लकुलिस मंदिर। किसने बनवा दिया? बप्पा ने। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता हैं। कुल देवता कौन है गुहिल वंश के? एकलिंग जी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। कालभोज की उपाधि क्या है? बप्पा। वीर विनोद, कौन सा ग्रंथ? वीर विनोद। वीर विनोद के रचनाकार कौन? कविराज श्यामल दास ने लिखा। बप्पा किसी राजा का नाम नहीं बल्कि क्या है? खिताब। खिताब यानी उपाधि है। ये एक तो वीर विनोद में कौन कह रहा है? कविराज श्यामल दास। इसके अलावा गौरीशंकर हीराचंद ओझा की कालभोज की उपाधि क्या थी? बप्पा थी। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मोरी के यहाँ क्या करते थे? सेवा करते थे। चित्तौड़ पर विदेशी सेना का क्या हो गया? हमला हो गया। और इस हमले को, इस मुकाबले को चुनौती किसने दी? बप्पा ने। यानी विदेशी आक्रमणकारियों को बप्पा ने कहाँ तक खदेड़ दिया? सिंध तक खदेड़ दिया था। इतिहासकार सीवी वैद्य इन बप्पा की तुलना किससे करते हैं? चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल कौन था? फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को क्या किया? परास्त किया। तो अपने बात कर रहे थे बप्पा की। बप्पा का समय क्या? 1734 से 1753 ईस्वी। कौन सी प्रशस्ति की बात आई? राज प्रशस्ति की। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने कब? 734 में किसको हरा दिया? चित्तौड़ के शासक मान मोरी को। और किस पे अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पे। राजधानी किसे बना लिया? नागदा को। कौन सा मंदिर बनवाया? एकलिंग जी मंदिर। कहाँ पे? कैलाशपुरी में। एकलिंग जी गुहिलों के क्या है? कुल देवता। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बप्पा क्या मानी? उपाधि। उपाधि किसकी? कालभोज की। वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा? कविराज श्यामल दास ने। इन्होंने भी क्या बताया? बप्पा किसी नाम का क्या है? खिताब है। इसके अलावा बप्पा किसकी सेवा करता था? मान मोरी की। किसको चैलेंज दिया? विदेशी आक्रमणकारियों को। कहां तक खदेड़ दिया? सिंध तक खदेड़ दिया। इतिहासकार सीवी वैद बप्पा या कालभोज की तुलना किससे करते हैं? फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से, जिसने यूरोप में सबसे पहले किसको हराया? मुसलमानों को हराया। उसके बाद में है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का समय क्या? 1213 से 1253 ईस्वी। गुहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर चित्तौड़ को क्या बना लिया? राजधानी। बप्पा के समय राजधानी कौन सी थी? नागदा। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन? जैत्र सिंह। किस से जीता? परमारों से। 1227 में भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। कब लड़ा गया? 1227 में। किस किस के बीच? दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश और दूसरी और कौन है? चित्तौड़ या मेवाड़ के जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने
इल्तुतमिश को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और इसका वर्णन कहाँ से मिलता है, जय सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन से। हमीद मद मर्दन किसने लिखा है, जय सिंह सूरी। कौन से युद्ध का वर्णन, भूताला के युद्ध का वर्णन। कब लड़ा गया, 1227 में। किस किस के बीच, सुल्तान इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच। किसने किसको हरा दिया, जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है, हमीर कहा गया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन है, जेतर सिंह। कौन से वंश के समय, गुलाम वंश के समय। सीधा पूछ ले कि गोहिलों में या मेवाड़ में गुलाम वंश के समय सबसे प्रतापी या बलवान शासक कौन, जेतर सिंह। किसके अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। अब अपने पढ़ा जेतर सिंह, समय क्या था 1213 से 53। जेतर सिंह ने किसको जीता, चित्तौड़ को। किससे जीता, परमारों से। क्या बना लिया, राजधानी। कौन सा युद्ध, भूताला का युद्ध। कब लड़ा गया, 1227 में। किस किस के बीच, इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच। जेतर सिंह ने किसको हरा दिया, इल्तुतमिश को। वर्णन कहाँ पे मिलता है, हमीर मद मर्दन में। हमीर मद मर्दन किसने लिखा, जय सिंह सूरी ने। हमीर किसे कहा गया है, इल्तुतमिश को कहा गया है। इसके बाद में है रतन सिंह। रतन सिंह का समय का क्या, 1302 से 1303। रावल रतन सिंह 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किस पे आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पे। जिसका कारण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और इसके अलावा चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता। चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता। 1240 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सा ग्रंथ लिख दिया, पद्मावत। कब लिखा, 1240 में। किसके समय, शेर खान या शेर शाह सूरी के समय। अलाउद्दीन इस पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का जो कारण है, रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बताया गया है। किसमें, पद्मावत ने। किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब लिखी, 1240 में। दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अब जायसी के अलावा इस मत को कौन मानता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह के दो वीर सेनापति, नाम था गोरा और बादल। कौन से, गोरा और बादल। किसकी सेना से लड़ रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी की। सेनापति किसके, रावल रतन सिंह के। और रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या किया, जोहर किया। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय का इतिहासकार अमीर खुसरो भी इस युद्ध में क्या था, शामिल था। और अमीर खुसरो ने कौन सा ग्रंथ लिखा, खजाइन उल फतू। इस ग्रंथ से अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच युद्ध का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, युद्ध की जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर खिज्जर खान को चित्तौड़ का क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया। खिज्जर खान कौन, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का क्या था, अंतिम शासक था। सीधा पूछ ले, मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन, तो उत्तर आपका क्या रहेगा, रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में है राणा हमीर। हमीर का समय है 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के क्या थे, जागीरदार। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार। हमीर ने चित्तौड़ को कब जीता, 1326 में। कहाँ के ठिकानेदार थे, सिसोदा ग्राम के। गुहिल वंश की क्या कर दी, पुनर्स्थापना कर दी। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे क्या कहा गया, सिसोदिया। सिसोदिया वंश की क्या रख दी है, नींव। रखने वाला व्यक्ति कौन, राणा हमीर। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह और उसके पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को क्या हुए थे,
प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। किसके बाद? रावल रतन सिंह के बाद। सिसोदा या सिसोदिया वंश की स्थापना राणा हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार करके की। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्धारक। इसके अलावा इसे क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन, विकट आक्रमणों में सिंह के संदर्श संज्ञा दी गई है। किसमें? राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। हमीर ने कौन सा युद्ध लड़ा? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। सिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में लड़ा गया। और हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। इसके बाद में है राणा लाखा। राणा लाखा का समय है 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 में राणा लाखा मेवाड़ का क्या बनता है? शासक। मारवाड़ के रणमल और रणमल की बहन हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह होना किससे है? चूड़ा से, कुंवर चूड़ा से। लेकिन हो किससे जाता है? लाखा से। लाखा से विवाह के साथ क्या शर्त रखी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी किसका पुत्र होगा? हंसाबाई का पुत्र होगा। लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा ने राज्याधिकार से क्या हो गया? वंचित होना पड़ा। चूड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जीवन भर मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठने की क्या ली थी? शपथ ली थी, प्रतिज्ञा की थी। इसी कारण इन्हें क्या कहा गया? राजस्थान का विषम पितामह। राणा लाखा के समय जावर माइंस, जावर की खान से चांदी व सीसा, चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा। इसके अलावा एक बंजारे ने पिछोला झील का क्या करवाया? निर्माण। पिछोला झील का निर्माण किसके समय? राणा लाखा के समय। जावर की खान से सीसा व जस्ता किसके समय? राणा लाखा के समय। हंसाबाई से विवाह किसने किया? राणा लाखा ने। लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का विषम। इसके बाद में शासक बनता है महाराणा मोकल। मोकल का समय है 1421 से 1433 ईस्वी। महाराणा राणा लाखा और हंसाबाई का क्या था? पुत्र। मोकल राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र। 1421 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु था। इस कारण चूड़ा इसके क्या बन गए? संरक्षक। चूड़ा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई को उस पे क्या है? शक है, संदेह है। इस कारण मेवाड़ छोड़कर चूड़ा कहाँ चला गया? मांडू चला गया। 1433 में मोकल की जीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा तथा महपा पवार ने क्या कर दी? हत्या कर दी। मोकल की हत्या किसने की? चाचा मेरा और महपा पवार ने। कौन से स्थान पे? जीलवाड़ा में। कब? 1433 में। शासक कब बना? 1421 में। इसके बाद में है महाराणा कुंभा। कुंभा का समय है 1433 से 1468 ईस्वी। मोकल के बाद उसका पुत्र कुंभा 1433 में मेवाड़ का क्या बना? शासक। उससे पहले मेवाड़ के राजकुमारों में क्या हुआ? उत्तराधिकार संघर्ष। कुंभा राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का क्या बनाया? केंद्र बनाया। 1437 में कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। किस किस के बीच? मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम, दूसरी तरफ महाराणा कुंभा के बीच। महमूद खिलजी प्रथम को हराकर क्या बना लिया? बंदी बना लिया। विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या बना दिया? विजय स्तंभ। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ। इसमें गुजरात की क्या हुई? हार हुई। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। कब छीना? 1453 में। कौन सा क्षेत्र? मंडोर। परंतु बाद में कौन संधि के अनुसार रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया गया और मंडोर वापस दे दिया। संधि कौन सी हुई? आवल बावल की संधि। उसके बाद में 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच
एक संधि होती है जिसे क्या कहते हैं, चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब हुई, 1456 में। किस किस के बीच, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर क्या करेंगे, आक्रमण। कुंभा को हराकर कुंभा के राज्य को क्या है, 50-50 कर लेंगे, बांट लेंगे आपस में। 1457 से 58 के बीच में गुजरात व मालवा के शासकों ने किस पे आक्रमण कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण। मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण इनको क्या है, सफलता नहीं मिली। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का क्या करवाया, निर्माण करवाया, जिनमें प्रमुख है सिरोही का अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। ये क्या है, कुंभा के द्वारा निर्माण करवाए गए प्रसिद्ध दुर्ग। इसके अलावा कविराज श्यामल दास, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, वीर विनोद, कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का क्या बताता है, निर्माता बताता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण क्या है, प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा सिंगार चंवरी एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर बनवाए। कुंभा ने कौन कौन से मंदिर बनवाए, चित्तौड़ में तो बनवाया कुंभ स्वामी मंदिर, इसके अलावा सिंगार चंवरी मंदिर, इसके अलावा एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, इसके अलावा रणकपुर के मंदिर बनवाए। कुंभा एक विद्वान और विद्या अनुरागी शासक था। कान्हा व्यास, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ किसने लिखा है, कान्हा व्यास ने। किसका दरबारी, महाराणा कुंभा का। कहता है कि वह वेद स्मृति मीमांसा उपनिषद व्याकरण एवं राजनीति में क्या रखता था, रुचि रखता था। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक ग्रंथ लिखे। किसने लिखे, कुंभा ने। कौन कौन से, एक तो आ गया संगीत राज, इसके अलावा संगीत मीमांसा, इसके अलावा सूड प्रबंध। ये सब ग्रंथ किसने लिखे, कुंभा ने। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की। गीत गोविंद, जयदेव के गीत गोविंद तथा संगीत रत्नाकर पर क्या लिखी, टीका लिखी। इसके बाद में इसके काल में कवि अत्रि, क्या नाम है, कवि अत्रि, कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की क्या कर दी, रचना। तात्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज क्या कहा गया, महाराजाधिराज। क्या कहा गया, राव राय। क्या कहा गया, दान गुरु। क्या कहा गया, राजगुरु। क्या कहा गया, परम गुरु। क्या कहा गया, हाल गुरु। क्या कहा गया, अभिनव भट्टाचार्य। इसके अलावा हिंदू सुल्तान। ये इसकी क्या है, उपाधियां। एक बार दोबारा सुनना, महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान। ये सब किसकी उपाधियां, महाराणा कुंभा की। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टदायक था। कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उद्दा ने 1468 में उसकी क्या कर दी, हत्या। कुंभा की हत्या किसने की, पुत्र उद्दा ने। कब की, 1468 ईस्वी में। उसके बाद में है राणा सांगा। राणा सांगा का समय है 1509 से 1528 ईस्वी। सांगा यानी संग्राम सिंह। उसके 3 भाइयों पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार, जयमल और राज सिंह, चारों स्वयं को अपने पिता का क्या मानते थे, उत्तराधिकारी। इस कारण इनमें क्या हो गया, संघर्ष। संघर्ष में अंततः विजय किसकी हुई, सांगा की। और सांगा कहाँ का शासक बन गया, मेवाड़ का। इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, हिंदूपत। हिंदू सुल्तान तो कौन है, महाराणा कुंभा। हिंदूपत कौन है, राणा सांगा। राणा सांगा 1509 में मेवाड़ का क्या बनता है, शासक बनता है। इस समय मालवा पर सुल्तान नासरुद्दीन क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। 1511 में सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु। उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में
राजपूत सरदार मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय क्या बन गया, सुल्तान बन गया। कहाँ का, मालवा का। इस सफलता से मेदिनी राय का कद क्या है, बढ़ गया। अब वह एक तरह से मालवा का क्या हो गया, अप्रत्यक्ष शासक। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से या इस पद से क्या है, हटा दिया। इसके बाद में मेदिनी राय राणा सांगा के पास शरण में चला आया। राणा सांगा के पास आया। मालवा व मेवाड़ के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। मालवा का सुल्तान कौन, महमूद खिलजी द्वितीय क्या हो जाएगा, पराजित। राणा इसे क्या बना लेगा, बंदी। उसके बाद में ईडर का उत्तराधिकार प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास और मालवा को सहयोग देना, ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच में क्या हो गया, संघर्ष। पर अंतिम सफलता किसी पक्ष को न मिली। 1570 ईस्वी में सांगा ने खातौली, जो वर्तमान में कहाँ पे है, कोटा में, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी के युद्ध, बाड़ी कहाँ पे, धौलपुर में, इब्राहिम लोदी को क्या है, फिर हरा दिया। इब्राहिम लोदी के साथ कितने युद्ध, 2 युद्ध। पहला कौन सा, खातौली का। खातौली कहाँ पे, कोटा में। कब लड़ा गया, 1517 में। दूसरा कौन सा, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहाँ पे, धौलपुर में। दोनों युद्ध में किसे हरा दिया, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को। इससे राणा की प्रतिष्ठा क्या है, बढ़ गई। राणा सांगा उत्तर भारत का क्या था, शक्तिशाली शासक। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर किस पर अधिकार कर लिया, आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर क्या अविश्वासघात का क्या लगा दिया, आरोप, और उसके विरुद्ध क्या कर दिया, कूच। बाबर के अनुसार सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी क्या करेगा, मदद। किंतु सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक क्या थे, शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे। अतः दोनों के मध्य युद्ध क्या था, निश्चित। खानवा के मैदान में सांगा क्या हो जाता है, पराजित। बयाना का युद्ध, खानवा से पहले कौन सा युद्ध, बयाना का। कब लड़ा गया, 16 फरवरी 1527 को। बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। बाबर की सेना पराजित हो गई। 17 मार्च 1527 खानवा के मैदान में बाबर और सांगा के बीच में युद्ध हुआ। तोपखाने और तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की क्या हो गई, विजय। सांगा क्या हो गया, घायल। युद्ध के मैदान से क्या ले जाया गया, दूर। जब सांगा ने बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार किया तो उसके सामंत जो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, सांगा को क्या दे दिया, विष, जिसके फलस्वरूप सांगा की क्या हो गई, मृत्यु। कब हुई, 30 जनवरी 1528। बसवा कहाँ पे है, दौसा में। और उसके बाद मांडलगढ़ में सांगा की क्या बनी है, समाधि बनी है। इसके बाद में सांगा की मृत्यु के पश्चात सांगा का पुत्र रतन सिंह 1528 से 31 के बीच में क्या बनता है, शासक। और उसके बाद में शासक बनता है राणा विक्रमादित्य। फिर उसके बाद में राणा उदय सिंह। उदय सिंह का समय क्या, 1527 से 1572 ईस्वी। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का क्या दे दिया, बलिदान। उदय सिंह को किससे बचाने के लिए, बनवीर से बचाने के लिए। और कहाँ रखा गया, कुंभलगढ़ के किले में। मालदेव के सहयोग से 1527 में उदय सिंह का क्या हुआ, राज्य से अभिषेक। उदय सिंह ने 1559 में उदयनगर बसाया। उदयनगर को बसाकर क्या बना लिया, राजधानी। उदयनगर की स्थापना कब, 1559 में। राजधानी किसने बनाया, उदय सिंह ने। स्थापना किसने की, उदय सिंह ने। उसके बाद में उदय सागर झील, मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया, मोती मगरी के सुंदर महलों का क्या करवाया, निर्माण करवाया।
अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब उदय सिंह ने किले की रक्षा का भार किसे सौंप दिया, जयमल और फत्ता को। दोनों सेना नायक लड़ते हुए क्या है, वीर गति को प्राप्त होते हैं और अकबर इनकी वीरता से क्या है, मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार इनकी पत्थर की क्या लगवाता है, मूर्तियां लगवाता है। उदय सिंह के बाद में शासक कौन बना, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का समय कब, 1572 से 1597 ईस्वी। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ के क्या बन जाते हैं, शासक। लेकिन उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था, पुत्र जगमाल को, जो उदय सिंह की प्रिय रानी धीरबाई भटियाणी का क्या था, पुत्र। धीरबाई भटियाणी ने अपने प्रभाव से उदय सिंह से अपने पुत्र जगमाल को क्या घोषित करवा लिया था, उत्तराधिकारी। लेकिन सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को क्या बैठा दिया, गद्दी पर। दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का क्या था, शासन। प्रताप के सामने दो मार्ग, या तो अकबर की क्या कर ले, अधीनता स्वीकार करके सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करे, या स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। अब इस देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने में कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने दूसरा विकल्प संघर्ष ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए क्या रहे, उदित रहे। प्रताप ने पहली बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए गोगुंदा से अपना निवास स्थान किसे बना लिया, कुंभलगढ़। यानी उदय सिंह के समय राजधानी कौन सी थी, गोगुंदा, उदयपुर। और इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया, कुंभलगढ़ को। अकबर भी किसी तरह से मेवाड़ पे क्या करना चाहता था, मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। अतः समझौते के प्रयास किए। 1572 से 76 के बीच 4 शिष्टमंडल किससे मिलने के लिए भेजे, प्रताप से। सबसे पहले कौन आया, जलाल खान। फिर कौन आया, मान सिंह। फिर कौन आया, भगवंत दास। और फिर कौन आया, टोडरमल। जमा भट्टो, जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास, भगवान दास और टोडरमल मान प्रताप को राजी करने में क्या रहे, असफल। मगर महाराणा से संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। मेवाड़ और मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 में प्रारंभ में अकबर ने मेवाड़ अभियान की क्या की, तैयारी हेतु कहाँ पहुंचा, अजमेर। और मान सिंह को मेवाड़ अभियान का क्या सौंप दिया, नेतृत्व। 18 जून 1576 खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से क्या हुआ, युद्ध। युद्ध का नाम क्या, हल्दी घाटी का युद्ध। मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन, आमेर का मान सिंह। प्रताप की हरावल यानी अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व कौन कर रहा था, हकीम खां सुर। प्रताप ने जीवन को संकट में देखकर झालाविदा ने प्रताप के मुकुट को क्या कर लिया, धारण कर लिया। प्रताप को युद्ध भूमि से क्या दूर भेज दिया। यह युद्ध क्या रहा, अनिर्णायक रहा। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। खमनोर का युद्ध किसने कहा, अबुल फजल ने। बदायूं ने क्या कहा, गोगुंदा का युद्ध। उसके बाद में जेम्स टोड ने क्या कहा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना शुरू किया। 1576 से 85 के बीच अकबर ने मेवाड़ पर कई अभियान किए, लेकिन क्या रहा, अधिक सफलता उसे नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। क्या बना लिया, बंदी। बंदी बनाने के बाद इस संपूर्ण घटना की जानकारी प्रताप को मिली। प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने का क्या दिया, आदेश। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का क्या दिया, अनुपम उदाहरण। 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण कर कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खान को भाले के एक वार से
क्या है परलोक पहुंचा दिया। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। कब हुआ? 1582 में। मुगल प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कुंवर अमर सिंह। कौन से मुगल अधिकारी को? सुल्तान खान को। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का क्या हो गया? अधिकार। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता। यही कारण था कि कर्नल टोड ने दिवेर को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का क्या कह दिया? मैराथन। थर्मोपली किसे कहा था? हल्दी घाटी को। 1585 में अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा। 1585 के बाद अकबर ने कोई अभियान मेवाड़ की तरफ नहीं भेजा। 85 से 97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर क्या है? दोबारा अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की क्या हो गई? मृत्यु। चावंड के पास बाडोली नामक स्थान पर प्रताप का क्या किया गया? अंतिम संस्कार। यहीं पे प्रताप की क्या बनी है? छतरी बनी है। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोल। इसके बाद में है राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह का जो समय है वो है 1597 से लेकर 1620 ईस्वी। अमर सिंह 1597 में मेवाड़ के शासक बना। मेवाड़ के शासक कब बने? 1597 में। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं कहाँ आता है? अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को किस अभियान पे भेजा? मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे। उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थे। उन्होंने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का क्या बनाया? दबाव बनाया। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? फरवरी 1615 ईस्वी में। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। चित्तौड़ तो क्या है? मेवाड़ को लौटा दिया, लेकिन शर्त क्या थी कि चित्तौड़ के किले की क्या नहीं करवाई जाएगी? मरम्मत। विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का क्या हो गया? अंत हो गया। अब आपसे पूछ ले, मेवाड़ मुगल संधि किसके समय? राणा अमर सिंह के समय। कब हुई? फरवरी 1615 में। किसके प्रयासों से? कुंवर करण सिंह और सरदारों के प्रयासों से। किसका अंत हो गया? मेवाड़ मुगल संघर्ष का। कितने वर्षों तक चला? 90 वर्षों तक चला। राणा अमर सिंह इस कार्य से क्या है? स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राज कार्य से क्या कर लिया? विरक्त कर लिया, अलग कर लिया। जहांगीर की जीवन की ये एक क्या थी? सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। इसके बाद में है महाराणा राज सिंह। राज सिंह 1652 से 1680 के बीच इनका क्या रहा? समय रहा। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की क्या करवा दी? मरम्मत कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। यानी चित्तौड़ किले की जो शर्त थी कि मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, उस मरम्मत कार्य को पूरा करवाने का निश्चय किसने किया? राज सिंह ने किया। मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों का प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। किसको भेजा? सादुल्ला खां को। कितने हजार सैनिक? 30,000 सैनिक। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर क्या है? लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, अतः महाराणा टालोमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से क्या थे? अच्छे थे। औरंगजेब ने उसे 60,000 जात एवं 60,000 सवार का क्या दिया? मनसब दिया। किसने दिया? औरंगजेब ने। किसको दिया? महाराणा राज सिंह को। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती
जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था से विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को क्या कर दिया, अप्रसन्न कर दिया, नाराज कर दिया। इसके बाद 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने क्या किया, विरोध। जजिया कर कब लगाया, 1679 में। किसने लगाया, औरंगजेब ने। कौन सा कर, जजिया कर। जजिया कर क्या, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर, यानी हिंदुओं से वसूला जाने वाला कौन सा कर, धार्मिक कर था, जिसे औरंगजेब ने समाप्त कर दिया, अकबर ने समाप्त कर दिया था और औरंगजेब ने 1679 में दोबारा से लगाया था। और इस जजिया कर लगाने का विरोध किसने किया, राज सिंह ने किया था। मुगल मेवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। कौन सा संघर्ष, मुगल मेवाड़ संघर्ष। 1680 में राज सिंह की क्या हो गई, मृत्यु। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने कौन सी नदी, गोमती नदी के पानी को रोककर कौन सी झील का निर्माण करवाया, राजसमंद झील का क्या करवाया, निर्माण करवाया। इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाए गए। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। अपनी बात कर रहे थे राज सिंह की। राज सिंह को औरंगजेब ने 6000 का जात और 6000 का क्या दिया, सवार का मनसब दिया। इसके अलावा औरंगजेब और राज सिंह के बीच जो संबंध थे वो किस कारण खराब हुए, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से, जिसका विवाह किससे होना था, औरंगजेब से। कर लिया किसने, राज सिंह ने। अब 1679 में औरंगजेब ने कौन सा कर लगाया, जजिया कर। विरोध करने वाला शासक कौन, राज सिंह। मुगल मेवाड़ संघर्ष के समय राज सिंह ने किसका पक्ष लिया, मारवाड़ का, राठौड़ों का पक्ष लिया। 1680 में राज सिंह की क्या होगी, मृत्यु। कौन सी नदी को रोक के राजसमंद झील का निर्माण करवाया, गोमती नदी को रोके। किस कार्य के तहत, अकाल प्रबंधन कार्य के उद्देश्य से। इस झील के उत्तरी किनारे पे क्या है, 9 चौकीपाल। यहाँ पे क्या लगी है, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में। राज प्रशस्ति की रचना किसने की, रणछोड़ भट्ट ने की थी। ये प्रशस्ति कितने शिलाओं पे खुदी है, काले संगमरमर की 25 शिलाओं पे खुदी हुई है। इसे संसार का क्या है, सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। इसके बाद में है मारवाड़ का राठौड़ वंश, इस वंश के प्रतापी शासक। इसके बारे में अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।